आप जब बच्चे को कहते हो कि तुम सफल बनोगे, तुम ग्रेट बनोगे, आई एग्री, मुझे विश्वास है, ये विश्वास दे पाना कितना बड़ा काम है। माँ बाप को मालूम नहीं है, ये बच्चों को जब बोलते रहते थे तू किसी काम का नहीं है, ऐसा जब बोलते रहते तो क्या कर रहे होते वे, उनको पता नहीं होता। पर जो माँ बाप बच्चों में फॉल्ट होने के बावजूद भी कहते तुम बड़े इंसान बन सकते हो, तुम में वो कैपेबिलिटी है, गुण है, आई एग्री, मुझे विश्वास है, तो ये एग्रीमेंट बड़ा काम करती है। और परिवार में लोगों के साथ मिलकर उनको सुधारने के लिए नहीं, उनके साथ एग्रीमेंट बनाने के लिए कार्य करना है, सुधारने के लिए नहीं। क्योंकि सुधरना कोई नहीं चाहता, क्योंकि हर एक समझता मैं तो राइट हूं, मैं तो सही हूं, तो मुझ में सुधार की कहाँ जरूरत है, सुधार तो इसमें होना चाहिए, उसमें होना चाहिए, तो सुधरना कोई नहीं चाहता। तो किसी को कहो भी मत कि मैं तुम्हें सुधारना चाहता, सबको ये बताओ कि हम ऐसा एग्रीमेंट बनाएंगे जिससे सभी महान कार्य कर पाएंगे। सर श्री द्वारा मुक्तिपथ संदेश, फ्रीडम अनवेल्ड, द पाथ ऑफ लिबरेशन बाय सर श्री। स्व का अर्क, स्वर्ग, और स्वर्ग हमारे परिवार में कैसे कार्य करता है। स्वर्ग परिवार में बन सकता है, स्वर्ग कब बन सकता है? घर में स्वर्ग बनने के लिए घर में जो मुख्य भूमिका निभा रहा है, ऐसी भूमिका जिसमें वह खुद हर कार्य से गुजरा है, रक्षक है घर का, कोई घर में कोई आयोजक है, प्रायोजक है, पैसे का नियोजन करता है, कोई कर्मचारी है, कार्य करता है, कर्म करता है, और कोई निर्देशक है, डायरेक्ट करता है, दिशा देता है। तो हर एक का अपना रोल है। परिवार को वे लोग मार्गदर्शन दें जो हृदय से मार्गदर्शन पाते हैं। हृदय से मार्गदर्शन पाने वाले ऐसी बातें परिवार में ला पाते हैं जो ला पाना संभव नहीं, क्योंकि किसी को दिखाई नहीं देता असली रोग क्या है, रोग असली क्या है। जैसे इंसान शरीर का इलाज करवाने जाता है, डॉक्टर दवाइयाँ देता है और सोच रहा है ये फिर भी ठीक क्यों नहीं हो रहा, यही बीमारी किसी और पर्सन को है, ये दवाई से ठीक हो गई। मगर जब खोज करता है तो पता चलता है कि रोग कहीं और जगह पर है, रोग मन से संबंधित है, और शरीर का इलाज किया जा रहा तो इलाज पूर्ण नहीं होता। रोग कहाँ पर है? सेल्फ क्या चाहता है उस शरीर के द्वारा, और वो शरीर कर क्या रहा है। दोनों में जितना फर्क होगा, जितनी गैप होगी, उतना ही रोग होने की संभावना ज्यादा है। जितनी गैप कम है, यानी शरीर वही कर रहा है जो सेल्फ चाहता है, तो उतनी ही रोग होने की संभावना कम है। तो असली रोग कहाँ होता है? जब इंसान जानने लगता है शुरुआत कहाँ से होती है, तो उस पॉइंट पर काम ज्यादा होगा कि रोग शुरू यहां से होता है, फिर मन उसको पकड़ लेता है, फिर मन से शरीर पर ट्रांसफर होता है, फिर शरीर से लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई ये जानना आवश्यक रहता है। उसी तरह परिवार का स्वास्थ्य अच्छा है क्या, कोई आपसे पूछे तो आपको लगेगा ये किस तरह का प्रश्न है, कि पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है, माताजी का स्वास्थ्य कैसा है, भाई का स्वास्थ्य कैसा है, बीवी का कैसा है, पति का कैसा है। ऐसा सवाल पूछा होता तो लोग समझ जाते तुरंत। और किसी ने पूछा परिवार का स्वास्थ्य कैसा है, तो परिवार का स्वास्थ्य पूछा जा रहा है, यानी
परिवार के पीछे जो आपने रखा है, जो रियल चीज है, वहां अगर रोग आ गया तो परिवार में रोग आ जाएगा, बीमारी परिवार में आ जाएगी। जो बैकग्राउंड की चीजें होती है वे अदृश्य होती हैं, इसलिए कोई उन पर काम नहीं करता। परिवार का स्वास्थ्य, परिवार का मन कैसा है, तो इसका इलाज हो जाएगा, परिवार में उसका असर दिखाई देगा। तो जो सूचनाएं समझ सकता है परिवार का, उसको डॉक्टर से बात करनी पड़ती है। आपके घर में कोई फैमिली मेंबर बीमार हो, डॉक्टर आके जाता है, तो कौन बात करता है डॉक्टर से? जो समझ सकता है कि कौन सा डोज कब लेना है, कितने बजे देना है, कितना लेना है, क्या खबरदारी रखनी है, वही डॉक्टर से बात करता है। और ऐसा कोई बात करता है जिसको याद ही नहीं रहा डॉक्टर ने क्या कहा था, ये गोली कब लेनी है, तो वो सही सेवा नहीं कर पाता। तो डॉक्टर से जैसे वह पर्सन बात करता है, वैसे ही परिवार में आप जो रोल कर रहे हैं उसमें अपने आप को देखें कि मैं कहाँ पर आता हूँ, मुझे क्या क्या बातें समझनी है। परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए मुझे डॉक्टर से बात करनी है, क्या सवाल पूछने चाहिए और उनका जवाब पाकर वैसे शुरू करना चाहिए। क्या खिलाना है परिवार को, क्या पिलाना है, क्या वर्जित है, तो एक बार समझ गए फिर आप उस पर काम शुरू कर देते। सवाल उठे तो पूछते हैं, क्लियर होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो उस तरह सबसे पहली बात समझ में आई कि रोग कहाँ से शुरू होता है। रोग शरीर से शुरू नहीं होता, शरीर के बहुत पहले मन पर, मन से भी पहले उस शरीर से सेल्फ क्या चाहता है, वह अभिव्यक्ति हो रही है या नहीं, या उसकी शुरुआत हो रही है कि नहीं, या उस दिशा में बढ़ रहा है कि नहीं। इंसान अगर उसी दिशा में जा रहा है तो वो स्वास्थ्य की तरफ जा रहा है। एक विद्यार्थी है जिसको बड़े होकर कुछ ऐसे कार्य करने जो उसकी अभिव्यक्ति है, वो वैज्ञानिक बनने वाला है, तो वो स्वस्थ रहेगा अगर उस दिशा में जा रहा है, विज्ञान की दिशा में जा रहा है। अगर गलत दिशा में जा रहा है तो वो स्वास्थ्य से दूर हो रहा है। तो जैसे आप अपने बारे में जानने लगते, स्व के बारे में, स्वर्ग के बारे में, स्व के अर्क के बारे में, उसी तरह ही परिवार के बारे में जानना है। उदाहरण से समझें कि एक गांव है जहां पर 50 लड़कों की शादी करवाई जाती है। बड़े हुए हैं बच्चे गांव के, तो उनकी शादी करवाई गई और उन 50 लोगों को एक अलग गांव बसा कर दिया गया कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम 50 परिवार एक गांव को चलाओ, मिलकर रहो, अलग अलग घरों में रहो, और सबको अर्क की एक बोतल दे दी गई। अर्क होता है जो बोतल में दे दिया गया, ये आपके पास रखना। और लोगों ने अपने अपने घर में उस बोतल को रख दिया। किसी ने कबर्ड में कपड़ों के अंदर डाल दिया, कोने में कहीं रख दिया, किसी ने उसको एक अच्छे स्थान पर रख दिया, और किसी ने ऐसे स्थान पर रखा जहां पर वो दिखाई दे। तो सभी ने कार्य अलग अलग किया। मगर फिर समय के साथ क्या हुआ, कुछ परिवारों में झगड़े शुरू हो गए, कुछ परिवार में झगड़े नहीं थे, शांति तो थी मगर प्रेम नहीं था, और कुछ परिवार ऐसे जिसमें शांति भी थी, प्रेम भी था, आनंद की संभावना भी थी, उनका विकास भी हो रहा था। तो खोज करने के बाद पता चला कि वो जो बोतल दी गई है उसमें जो अर्क है वो देखा गया, तो उससे पता चला कि परिवार में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जिन्होंने अंदर डाल दिया वो अर्क खराब हो गया था, वहां झगड़े शुरू हो गए। वो जो एसेंस था, एसेंस अर्क, इसलिए वहां झगड़े चल रहे थे। एक ने अच्छे स्थान पर रखा तो वो वैसा का वैसा ही था, तो वहां घर में प्रेम नहीं था। जैसे परिवार चलता है, लोग आए गए अपने अपने टाइम पर, आंसरिंग मशीन पर मैसेज दे दिया है एक दूसरे को, किसी को किसी से लेना देना नहीं है, एक इस तरह का घर। और एक में जहां प्रेम बढ़ रहा है समय के साथ, क्योंकि उन्होंने उस बोतल को ऐसी जगह पर रखा
जहाँ दिखाई दे। जैसे भगवान की तस्वीर लोग रखते हैं, उसके सामने जाते हैं, तो अर्क की बोतल जिसको देखा गया, जिसको रोशनी मिली, तो वहां संभावना बढ़ गई। तो पता क्या चला कि परिवार में झगड़े होने से पहले उस अर्क पर असर हुआ, फिर परिवार में झगड़े शुरू हुए। तो अर्क, परिवार, अगर हम शब्द के परिवार का अर्क, परिवार पर असर हुआ तो परिवार पर असर हुआ। परिवार यानी जो बैकग्राउंड है, जो परिवार की बैकबोन है, उस पर पहले असर होता है, और उसे ठीक किया गया तो परिवार को स्वास्थ्य मिल गया। तो यहां क्या समझना है कि परिवार का है क्या? इस एनालॉजी में, इस उदाहरण में, परिवार क्या है जिसको ठीक करना है, इलाज उसका करना है, लोगों का इलाज नहीं करना है। जो परिवार का अर्क है उसका इलाज करना है, वो ठीक हो गया तो परिवार ठीक हो गया। जैसे कर्म लोग कर रहे हैं मगर उसका परिणाम वह नहीं आ रहा जो आना चाहिए, तो कहा गया कि कर्मात्मा क्या है। लोग कर्म तो कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, और कहेंगे भी कि हम तो अपना कर्म करते हैं, पर उनको पता ही नहीं कि वो ये जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म है ही नहीं, वो तो प्रतिक्रिया है। जिसको वे कर्म मानकर चल रहे थे वो कर्म था ही नहीं, क्योंकि कर्मात्मा मिसिंग है उसमें। कर्म की आत्मा, अर्क, उसका अर्क ही नहीं है उसके अंदर। कर्म का अर्क क्या है? कर्म का अर्क आप जानते हैं, वो है प्रज्ञा, प्रेम और भावना। ये तीन चीजें कर्म में हैं, तो वह कर्म है जो बंधन खोलता है, और अर्क नहीं है कर्म में। तो कर्म के नाम पर लोग बंधन बढ़ा रहे हैं, पृथ्वी पर आकर और पहले से बदतर होकर गए। ऐसी गलती ना हो जाए। पृथ्वी पर क्या करना था वो कर्म तो हुआ ही नहीं, प्रतिक्रिया ही प्रतिक्रिया, गुलाम कर्म हुए, गुलामी ही बड़ी। कर्म संकेत मिलता रहा कि कर्मात्मा चेक करो, परिवार को भी कर्म संकेत मिलता है, अर्क चेक करो। जो बोतल तुमको मिली है परिवार चेक करो, अर्क चेक करो, उसमें देखो। तो कर्म में प्रज्ञा क्या करती है? कर्म में प्रज्ञा बताती है कर्म की पूरी साइंस ऑफ कर्मा, पूरा उसमें क्लियर होता है प्रज्ञा में। और प्रेम कि कर्म के अंदर अगर प्रेम है तो वो जिंदा कर्म है, मरा हुआ नहीं है, प्रेम है उसके अंदर। और भावना यानी इंटेंशन, किस इंटेंशन से कर्म किया जा रहा है। बाहर से कैसा भी कर्म दिखे पर अंदर से भावना क्या है, इंटेंशन क्या है। तो एक साधारण कर्म भी कर्म योग बन जाता है। उठना, बैठना, चलना, ये भी कर्म योग हो जाता है। उससे भी मोक्ष का दरवाजा खुलने लगता है, साधारण कर्म। मगर वही समझ नहीं है तो ये कर्म बंधन बढ़ा रहे। जहां पर्सन क्रेडिट ले रहा है, ये मैंने किया, मैंने खाना खाया, मैं अब ये करूंगा, मैंने सोचा, तो क्रेडिट लिया जा रहा है, उसको पता नहीं है कि इससे क्या हो रहा है। कर्म इम्पर्सनल हो जाए तो क्या होगा? क्या वो बंधन बनाएगा? उसी तरह परिवार में जो परिवार अर्क है, परिवार अर्क में सेवा लक्ष्य आता है, सेवा लक्ष्य। सर श्री निर्मित स्पिरिचुअल हीलिंग कैंप ध्यान की शक्ति से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दौलत पाने के लिए आज ही स्पिरिचुअल हीलिंग कैंप के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। सेवा में कर्म जुड़ा हुआ ही है, सेवा लक्ष्य यानी परिवार में जो भी सेवा हो रही है उसका लक्ष्य क्या है।
तो परिवार में सेवा लक्ष्य क्या है? क्या वो इम्पर्सनल हुआ है? पर्सनल लाइफ जीकर भी इंसान खुशी खुशी जाता है दुनिया से, मगर उसने क्या खोया उसको कभी पता ही नहीं होता। यानी कितनी बड़ी खुशियां उपलब्ध थी, मिल सकती थी, मगर ज्ञान न होने की वजह से, प्रज्ञा न होने की वजह से, तो सेवा लक्ष्य के साथ परिवार में आता है तेजस्थानी प्रज्ञा। तेजस्थानी प्रज्ञा, जैसे बताया परिवार में तेजस्थानी तो चाहिए कोई, तो तेजस्थानी प्रज्ञा चाहिए परिवार में, तेजस्थानी प्रज्ञा। जैसे बताया सेवा लक्ष्य, और तीसरा संवाद मंच। संवाद मंच, ये तीनों चीजें अगर उपलब्ध हैं तो परिवार स्वस्थ, अर्क जो है स्वस्थ है। तो परिवार में फर्क आने ही वाला है। अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो उसका असर परिवार पर होने ही वाला है। तो प्रज्ञा क्या कहती है कि सेवा परिवार में आप जो दे रहे हो वो किस भावना से दे रहे हो, उसका लक्ष्य क्या है? क्या वो सेवा इम्पर्सनल हुई है? इम्पर्सनल हुई है यानी बेशर्त हुई है, फिर शर्त सामने वाले पर नहीं है कि मैंने ये किया तो सामने वाले को ऐसा करना ही चाहिए। समझ में आएगा कि कैसे परिवार शिविर में मिला है तो कैसे इसका उच्चतम उपयोग हो सकता है एक दूसरे के लिए। तो सभी इस उच्चतम उपयोग पर मनन भी करेंगे और कुछ क्षण मौन में परिवार को स्वस्थ करेंगे। सभी आंखें खोलें। जैसे कर्म की कर्मात्मा सभी को समझ में आई, वैसे परिवार का परिवार्क समझ में आए और उसे ठीक करेंगे तो परिवार ठीक हो जाएगा। उसके लिए कोई दिन डिसाइड करते हैं तो उस दिन पर ये कार्य हो पाता है। कुछ समय दिया जाता है, दिन दिया जाता है तो कार्य होता है। सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार या गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार या परिवार, रविवार की जगह पर कहें परिवार। कोई पूछेगा आज कौन सा दिन है, कौन सा वार है, तो कहेंगे परिवार है। परिवार पर कार्य चल रहा है। इन परिवार में संवाद मंच सही है, सेवा लक्ष्य सही है, तेजस्थानी प्रज्ञा सबको याद है, तो परिवार का स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। संवाद मंच के लिए जैसे मिलकर आप बातचीत करते हैं, उसी तरह 1 to 1 भी बातचीत होनी चाहिए। जो इंसान आँख का रोल करता है तो उसको देखने का कार्य करना पड़ता है। कि आँख कभी नहीं कहती कि हाथ क्यों नहीं देख रहा है, कान क्यों नहीं देख रहे, नाक क्यों नहीं देख रहा, क्योंकि आँख को पता है कि देखने का कार्य उसका है, तो वहाँ शिकायत नहीं उठती। तो जिसका कार्य देखने का है, परिवार के स्वास्थ्य का है, डॉक्टर से बातचीत करने का है, उन लोगों को तो ये विग्रेसली करना है, बाकी लोगों को भी समझकर हेल्प करनी है आँख को। तो ये हेल्प करने के लिए संवाद मंच में सब तो इकट्ठे बात करेंगे, इसके अलावा अलग से भी बातचीत होनी चाहिए। जैसे परिवार में 2-4 बच्चे हैं तो सभी से तो बात हुई, मगर हर एक से अलग से भी जब बात होती है, उनको समझने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनको भी कान जब देते हैं आप तो वे आपको बताते हैं। इसलिए हर बच्चे के साथ जिम्मेदारी बढ़ती है। यानी हम सुन पाते हैं क्या है कि बच्चा है घर में तो जिम्मेदारी है उसको भी सुने, वो क्या देख रहा है, क्योंकि वो अपने भाई से कंपेयर करता है। मम्मी इसको ज़्यादा प्यार करती है, डैडी इसको प्यार ज़्यादा करते हैं। वैसा होता नहीं हकीकत में, मगर उनको ऐसा लगने लगता है।
उनकी लव बैंक अलग है, उनकी डिक्शनरी अलग है, तो उनको लगने लगता है। तो अब वो दूरी करने के लिए जब आप अलग से बातचीत करते, कुछ बातें आपके सामने आती है। और परिवार में ही संवाद मंच बनाया है कि किन दिनों पर हम सब इकट्ठे बात करते हैं और कब कब अलग से भी बातचीत होती है। बर्थडे तो बहुत अच्छा मौका होता है, परिवार में किसी का बर्थडे है, वो तो एक अच्छा मौका होता है जिसमें उससे बात की जा सकती है और किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं होती, मेरे साथ बात की, उसी के साथ क्यों बात की। तो ये संवाद मंच बनाने के लिए कुछ आवश्यक बातें होती है और प्रज्ञा के साथ ये आसान होते जाएगा। पहले लगेगा कैसे पॉसिबल है, कठिन लगेगा, मगर आसान होते जाएगा। और समय समय पर ये स्वास्थ्य चेकिंग होनी ही चाहिए, क्योंकि समय के साथ क्या होता है, बच्चा जो छोटा था किशोर अवस्था में पहुंच जाता है, अचानक उसकी ज़रूरतें बदल जाती है, आपको पता ही नहीं चलता कब उसकी ज़रूरतें बदल गई, कब वही बात उसको अखरने लगी जो पहले नहीं लगती थी। पहले आप बोलते थे ये लेकर आओ मेरे लिए, पानी लेकर आ, ये पुस्तक लेकर आ, उसको कुछ बुरा नहीं लगता था, और अचानक उसको बुरा लगना शुरू हो जाता है। यानी अभी परिवार बदल गया, पर्सन को पता ही नहीं है, वो वैसे ही देखता है बच्चे को, बड़ा हो गया बच्चा तो भी, तो फिर स्वास्थ्य बिगड़ गया, कब बिगड़ गया पता ही नहीं है, परिवार खराब हो गया पता ही नहीं चला। तो अर्क बीच बीच में चेक करना चाहिए। परिवार में नया बच्चा आ गया तो भी बड़ा फर्क हो गया, पर्सन को पता नहीं है, वो तो अपनी पुरानी स्टाइल से ही चलता है। नया मेंबर आ गया, बहू आ गई, बेटे की शादी हो गई, बेटे की शादी नहीं हुई तब तक कितना बढ़िया चल रहा था, पर्सन तैयारी नहीं, एक नए सदस्य के साथ क्या क्या होने वाला उसकी तैयारी नहीं है। और जब फिर झगड़े शुरू हो गए उसके बाद में उसको लगता है कुछ तो मिसिंग हो गया, अर्क खराब हो गया, पता ही नहीं चला। अर्क बीमार होना तो कब का शुरू हो चुका, अर्क तो खराब साल पहले हो गया, अभी उसका परिणाम दिख रहा है परिवार पर। तो जब भी कोई चेंज होती है परिवार में, तुरंत अर्क पर काम होना ही चाहिए कि अब इसका असर सब पर क्या क्या होगा, एक नए सदस्य के साथ सब पर क्या क्या असर होने वाला है। तो पर्सनल बातचीत करके सुलझाया जा सकता है। हर एक का दृष्टिकोण समझना आवश्यक है। अनेक दृष्टिकोण होंगे, मगर हर एक को दृष्टि लक्ष्य एक देकर, सभी को दृष्टि ज्ञान देकर हमें परिवार को स्वस्थ बनाना है। तो जो देख पा रहा है उसको ये अपने मन में बिठा लेना है कि कब कब मुझे परिवार मनाना है, रविवार मनाना है, और ये आवश्यक क्यों है। अर्क चेक करते रहना है बीच बीच में, जैसे कर्मात्मा चेक करना है, बीच बीच में अपना कर्मात्मा चेक करो। यानी कर्म होने के बाद अपने आप से पूछो किसमें कर्मात्मा सही था कि गलत था, यानी किस भावना से मैंने कार्य किया, प्रज्ञा थी क्या कि ये कर्म है कि प्रतिकर्म है, रिएक्शन है या कर्म है, एक्शन है कि रिएक्शन है। मैंने जो किया, सामने वाले ने मुझे गाली दी इसलिए मैंने गाली दी, तो ये तो कर्म हुआ ही नहीं, ये तो गुलाम कर्म हो गया, ये तो बंधन बढ़ाने वाला ही है। तो परिवार में देखें कि सही सेवा यानी अनकंडीशनल है कि नहीं, परिवार वालों के लिए जो किया जा रहा है उसमें शर्त कितनी है और बेशर्त कितना है, ये अंदर आप ही बता सकते हैं कि इसके पीछे शर्त थी, इसके पीछे नहीं थी। बोलने के लिए आपको बोलना पड़े अगर कि तुमने ये काम किया, तुम बहुत अच्छे हो इसलिए तुम बहुत अच्छे हो, सामने वाले को क्योंकि कारण चाहिए रहता है, ये पर्सन क्यों मुझे अच्छा कहता है, ये मुझे क्यों प्यार करता है, मैं इसको क्यों पसंद हूं, कोई तो रीजन चाहता है सुनने वाला। तो उसकी डिक्शनरी के अनुसार उसको आप कहोगे आई लव यू फॉर दैट, तुमने ये किया इसके लिए तुम मुझे बहुत पसंद हो, मगर अंदर से ये सजगता रहे कि मैं प्यार क्यों कर रहा हूं, किसी वजह से या बेशर्त। क्या वो बेशक बन सकता है? तो परिवार का स्वास्थ्य बढ़ते जाएगा।
तो तीनों बातें बीच बीच में देखते रहे, और परिवार में नया सदस्य आया तो सजगता बढ़नी चाहिए। जो भी नई चेंजेस आ रही है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे, तो भी सजगता बढ़नी चाहिए, क्योंकि असर तो सब पर होता है। जैसे बच्चे का स्कूल बदल गया, किसी नए स्कूल में एडमिशन दे दी, तो काफ़ी समय तक उसे परेशानी होती है सेट होने में, तो बातचीत होते रहना इसलिए आवश्यक होता है। परिवार में ये सिस्टम लाना ही है, सभी के साथ कब कौन सी मीटिंग होगी, सिस्टम फॉर विजडम, सिस्टम फॉर प्रज्ञा, सिस्टम फॉर परिवार अर्क को स्वस्थ रखने के लिए। तो ये सिस्टम बड़ा काम करने वाला है, जिसमें आपको तुरंत पता चलेगा, क्योंकि आपने ऐसी भाषा बना दी है, लोग बता पाए कि एक कहता है मुझे आज तकलीफ है, तो वो 1 से 10 पर कहाँ पर अपनी तकलीफ को देख रहा है। 1 यानी थोड़ी सी है, हल्की सी है, 2 यानी उससे थोड़ी ज़्यादा है, 5 यानी कि मध्यम में है, उससे भी बढ़ गई है यानी कि सहन से भी बाहर हो रही है धीरे धीरे, 10 पर है तो अति है। तो ये अगर वो बता पाया सही ढंग से, परिवार के लोग उसको सही रिस्पॉन्स दे पाएंगे। उसी तरह जैसे बताया कि जब परिवार के सभी लोग अलग अलग निर्णय ले रहे हैं, कोई कहता पिकनिक के लिए यहाँ जाएंगे, कोई वहाँ जाएंगे कह रहा है, या आज खाने में ये बनाएंगे, दूसरा कहता नहीं ये बनाएंगे, तो तुम्हारी इच्छा कौन से नंबर पर है। तो हर एक जब जान लेगा कि मेरे भाई की इच्छा ये 9 नंबर पर है, आज उसको ये खाने की बहुत ही इच्छा हुई है, इसकी 9 नंबर पर इच्छा है, मेरी इच्छा 4थे नंबर पर है, तो वो आसानी से अपनी इच्छा का त्याग कर पाएगा। ठीक है, फिर और कभी बनाना, मैं जो चाहता हूं किसी और दिन बनाओ। तो एक दूसरे को समझ पाने के लिए ये बहुत आवश्यक है, सिस्टम बनाना, भाषा बनाना, इशारे बनाना, मुद्रा बनाना, शब्द बनाना, लक्ष्य, परिवार लक्ष्य बनाना, लक्ष्य वाक्य बनाना, जो कर, हंस कर, कर, छोटे से शब्द है और बड़ा असर कर सकते हैं जब सभी एक साथ एग्री हैं, सभी ने मान लिया जब, तो इतनी सहजता से कार्य होगा। और जब समय की कमी है तो फास्ट एक दूसरे को सिग्नल दे पाते, तो परिवार में कोई त्योहार है क्या है तो कोई झगड़े नहीं होंगे, वरना लोगों का प्लेटफॉर्म नहीं है सेट, तो त्योहारों के दिन, बर्थडेज के दिन उनके घर में झगड़े होते ही है। वो बोलते हमारे घर में कोई भी रहा ना त्योहार तो झगड़े होते ही है, क्योंकि तभी वो मैच नहीं कर पाते, तब बहुत सारी बातें करनी होती ना एक साथ, मेहमान भी आ गए हैं, इनको खिलाना है, इनको पहुंचाना है, तब सिग्नल काम में आते एक दूसरे को इशारा करने के। तो इन बातों का ख्याल रखते हुए सिस्टम फॉर विजडम परिवार में बनाया जा सकता है। और जो लोग स्वस्थ हैं तो उनके साथ क्या जिम्मेदारी आती है कि तुमको इम्पर्सनल कार्य करने का चैलेंज है, चुनौती है कि इम्पर्सनल लाइफ जी कर दिखा पाओ, एक परिवार किसी और परिवार के लिए निमित्त बन पाए, एक परिवार किसी एक परिवार के लिए बन पाया, शुरुआत हो गई। एक परिवार अपने मोहल्ले वालों के लिए बन पाया, अपने मोहल्ले वालों के लिए उदाहरण बन पाया, अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए अनकंडीशनल वैश्विक सेवा अगर होती है, अनकंडीशनल विश्व की सेवा, UVS अनकंडीशनल है, यानी इम्पर्सनल हो गई। यूनिवर्सल सर्विस लाइन आपका परिवार स्टार्ट कर पाए, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल सेवा हो रही है, अब बहुत खुशी से हो रही है। वहां नौकरी कर रहे हैं ऐसा नहीं लगता, जॉब कर रहे हैं ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अनकंडीशनल आ रहा है, जो दिया जा रहा है आप देखो अनलिमिटेड आ रहा है। आपके द्वारा कितनी सारी नई चीजें प्रकट होने लग जाएगी, वरना इंसान सोचता है कि मैं तो इतना इतना सोच सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं सोच सकता। लिमिटेड जीवन जीने वाला उसको कभी ये अनुभव भी नहीं मिलते
कि हमारे द्वारा सेल्फ अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, वहां तेज स्थान से डायरेक्ट विचार आ सकते हैं। और तेज स्थान से विचार कब आएंगे? जब इंसान का जीवन वैसा शुरू हुआ। पर्सनल लाइफ जी रहा है तो वैसा जीवन शुरू नहीं हुआ अभी, तो तेज स्थान से फ्लो भी नहीं होता शुरू। जितना जीवन वैसे बनते जाएगा वैसी वैसी चीजें आती जाएगी। तो ये अनुभव करने की चीजें हैं। जो लोग ये अनुभव करते वे शेयर कर पाएंगे कि ऐसे विचार आए जो कभी आना संभव था ही नहीं मेरे शरीर में, मगर ये विचार आए। यानी सेल्फ MSY का इस्तेमाल कर रहा है, सेल्फ से डायरेक्ट विचार आ सकता है। सर श्री निर्मित स्पिरिचुअल हीलिंग कैंप ध्यान की शक्ति से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दौलत पाने के लिए आज ही स्पिरिचुअल हीलिंग कैंप के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। तो इस तरह की तैयारी परिवार के साथ, परिवार निमित्त बनेगा। परिवार में लोग जुड़े, एक दूसरे को वे अनुभव दिला पाने में जो अनुभव पाने वे पृथ्वी पर आए हैं, ये कर पाए अगर परिवार के लोग, ये समझ सबकी एक है तो यूरेका होगा। यूरेका इफेक्ट कहते जिसको। परिवार में यूरेका को गोद लो, गोद में लेते ना लोग, इसको गोद लिया, बच्चे को गोद लिया, तो यूरेका को गोद लिया तो क्या होगा? अनेक दृष्टिकोण, एक दृष्टि लक्ष्य और दृष्टि ज्ञान, ये सब मिलकर यूरेका इफेक्ट होता है कि सभी की सोच अलग है मगर सबको मिलाकर एक नए आयाम पर हम जा सकते हैं। नया आयाम पाने के लिए एक पर्सन एग्री होता है तो कार्य नहीं होता, मिनिमम 2 तो एग्री होने चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कोई पर्सन रहता है? कोई रहता है कहने का अर्थ है जो एग्री है उस पर कि ये सक्सेसफुल हो सकता है। तो कोई सिर्फ एग्री भी है तो बड़ा काम हो जाता है। मिनिमम 1 से ज्यादा 2 तो हो। आप जब बच्चे को कहते हो कि तुम सफल बनोगे, तुम ग्रेट बनोगे, आई एग्री, मुझे विश्वास है, ये विश्वास दे पाना कितना बड़ा काम है। माँ बाप को मालूम नहीं है। ये बच्चों को जब बोलते रहते थे तू किसी काम का नहीं है, ऐसा जब बोलते रहते तो क्या कर रहे होते वे, उनको पता नहीं होता। पर जो माँ बाप बच्चों में फॉल्ट होने के बावजूद भी कहते तुम बड़े इंसान बन सकते हो, तुम में वो कैपेबिलिटी है, गुण है, आई एग्री, मुझे विश्वास है, तो ये एग्रीमेंट बड़ा काम करती है। विश्व में जो बड़े काम हो रहे हैं, कुछ लोग एग्री होते जब, और जितने ज्यादा एग्री होते उतना वो काम फास्ट होता है। जिस चीज को सभी चाहने लगते वो काम फास्ट होने लगता है। UVS बने, उच्चतम विकसित समाज बने, जब बहुत सारे लोग एग्री होते तो वो चीज बनने लगती है। तो ये संसार के नियम हैं, नियमों पर संसार चलता है। आप एग्री हो पाओ तो जब आप किसी को बताते हो मैं ये बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं, कोई आपको बोला हाँ तुम कर पाओगे, मुझे विश्वास है, तो ये एक एग्रीमेंट भी बड़ा कार्य करती है। इसलिए लोग शुभचिंतक चाहते हैं ना अपने साथ कि हम कुछ शुरू करने वाले हैं, लोग एग्री करें। तो जब लोग एग्री नहीं कर पाते तो फिर हम अपने से हायर को प्रार्थना करते कि वो तो एग्री हो जाए। और जितना हायर एग्री होता है उतना भी फास्ट होता है कार्य। आपकी लेवल का ही कोई एग्री हुआ उसका भी फायदा है। जितना हायर चेतना का इंसान एग्री होता है उतना ही एडवांटेज ज्यादा होता है। ये सब अदृश्य में होने वाली चीजें किसी को पता ही नहीं होता। लोग अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, अपनी इच्छा रख कर आते हैं कि कोई तो एग्री हो जाए, कोई तो एग्री हो जाए हमारे साथ, जो कि हाँ ये हो जाएगा, तथास्तु। तो आशीर्वाद के पीछे पूरी साइंस यही है, कोई तो एग्री हो जाए। तो परिवार के लोग एग्री हो जाए। हमारे परिवार का हर सदस्य बहुत बड़ा काम करने वाला है, सबकी इतनी बड़ी संभावना है।
सब एग्री हो जाए एक दूसरे के साथ, तो कितनी बड़ी एग्रीमेंट साइन हो गई। ऐसी एग्रीमेंट अगर बन जाए, ऐसी एग्रीमेंट पर साइन हो जाए सबकी, तो इसका अदृश्य में बहुत लाभ होने वाला है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं मगर असर करती हैं। इन पर सभी मिलकर कार्य करेंगे और परिवार में लोगों के साथ मिलकर उनको सुधारने के लिए नहीं, उनके साथ एग्रीमेंट बनाने के लिए कार्य करना है, सुधारने के लिए नहीं। क्योंकि सुधरना कोई नहीं चाहता, क्योंकि हर एक समझता मैं तो राइट हूं, मैं तो सही हूं, तो मुझ में सुधार की कहाँ जरूरत है, सुधार तो इसमें होना चाहिए, उसमें होना चाहिए। तो सुधरना कोई नहीं चाहता। तो किसी को कहो भी मत कि मैं तुम्हें सुधारना चाहता। सबको ये बताओ कि हम ऐसा एग्रीमेंट बनाएंगे जिससे सभी महान कार्य कर पाएंगे, सभी ग्रेट अभिव्यक्ति कर पाएंगे। इसलिए ये करना है, सभी को ये अपना लक्ष्य लगेगा, ये अपना लक्ष्य है, मिलकर हमें पूरा करना है। तो बहुत आसानी से लोग तैयार हो जाएंगे। जो तैयार ना हो जाए उनको भी नफरत करने की जरूरत नहीं है। जैसे बता, नफरत के पीछे तो प्रेम ही है हकीकत में। तो बीच बीच में पूर्णता करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। पूर्णता करते वक्त सामने वाले को जब हम बताते तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी, ये नहीं लगी, मगर बॉटम लाइन क्या है, उसके बावजूद भी हम आपको पसंद करते हैं। लोग बॉटम लाइन बताना भूल जाते, मूल पॉइंट बताना भूल जाते, तो पूर्णता शिकायत ही लगती है। और ये भूल जाते कहना ये मुझे लगता है, ये सत्य है, ऐसा नहीं कह रहे। वरना लोगों की टॉक ऐसे रहता है जैसे कि वो सत्य बोल रहे, यूनिवर्सल सत्य बोल रहे, कि सारी दुनिया कह रही तुम गलत हो, तो पर्सन तो मानने वाला नहीं है। पूर्णता करते हुए यही कहोगे कि ये मुझे लगता है, ये मेरा परसेप्शन है, मेरा दृष्टिकोण है, ऐसा मुझे लगा। और इन सब चीजों के बावजूद भी आप हमें पसंद हो। ऐसा नहीं कि ये किया तुमने इसलिए अभी मैं तुमसे नफरत करता हूं, नफरत नहीं है, उसके बावजूद भी हम आपको पसंद करते, ऐसा बता पाए तो सामने वाला भी आपको समझ पाता है, वो सुधार कर पाता है या अपनी पूर्णता करता है। सभी का विकास ही होता है, क्योंकि विकास तो होते रहना चाहिए। उसी के लिए ही परिवार में लोग इकट्ठे होते हैं, फास्ट विकास हो। एग्रीमेंट क्यों चाहिए? विकास फास्ट हो। कई लोग एक साथ जुड़ते हैं, संस्थाएं आपस में जुड़ती हैं, देश आपस में जुड़ते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। क्यों? फास्ट विकास हो। क्यों? अकेले अकेले विकास करते हैं तो उतना जल्दी नहीं होता, मिलकर जब किया जाता है तो विकास फास्ट होता है। तो इस समझ के साथ लेफ्ट ब्रेन वाले लोग भी होंगे घर में, राइट ब्रेन वाले लोग भी होंगे, दोनों को जोड़ते हुए कार्य करना आना चाहिए। लेफ्ट ब्रेन वालों को अपने आप से पूछना है क्या तुमने लेफ्ट ब्रेन का पूरा उपयोग किया है। राइट ब्रेन वालों को सोचना चाहिए कि तुमने राइट ब्रेन का पूरा उपयोग किया है। राइट ब्रेन वाले यानी जो पिक्चर्स में ज्यादा सोचते, इलॉजिकल ज्यादा सोचते। लेफ्ट ब्रेन वाले जो लॉजिकल ज्यादा सोचते, समय के साथ, तारीखों के साथ, वो ज्यादा सोचते। तो राइट और लेफ्ट दोनों को संभाल पाना आर्ट है। तो फैमिली में जो तेजस्थानी का रोल कर रहा है, हृदय का रोल जो कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन का जो रोल कर रहा है, उसको दोनों को समझना होगा। लेफ्ट ब्रेन वाले कैसे, राइट ब्रेन वाले कैसे। और उसका बड़ा फायदा है। हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े इसलिए होते क्योंकि लेफ्ट ब्रेन का है, एक राइट ब्रेन का है, वो एक दूसरे समझ नहीं पाते। एक कहता है जब मैं उदास हूं तो मैं बात करूं, और एक कहता है मैं उदास हूं तो मुझे एकांत चाहिए। दोनों को नहीं समझते एक दूसरे की बात। ये उससे जाके बात करना चाहता है, ये छुपना चाहता है। इसको भी लग रहा है मैं मदद कर रहा हूं, ये इसको भी लग रहा है मैं मदद कर रहा हूं। मदद कोई नहीं कर रहा है, मदद के नाम पर परेशानी हो जाती। तो समझ भी तो होनी चाहिए कि जिसकी हम मदद कर रहे हैं वाकई उसको मदद मिल रही है कि नहीं। तो इसलिए हस्बैंड को समझना चाहिए वाइफ के लिए, वाइफ को समझना चाहिए हस्बैंड के लिए कि रियल मदद क्या है।
सामने वाला लेफ्ट ब्रेन का है कि राइट ब्रेन का है, तो उसकी मदद उसको अलग ढंग से चाहिए, उसके तरीके से चाहिए, उसकी डिक्शनरी क्या है, वो कब मदद को मदद मानता है। वरना पर्सन कहता है मैं मदद कर रहा हूं और खुद बहुत सारा समय ले लिया, तो उल्टा ना हो जाए। इसलिए सेवा में ये समझ होनी चाहिए कि सामने वाला किस प्रकृति का है, उस प्रकृति अनुसार डॉक्टर अगर पित्त प्रकृति वाले को ऐसा खाना दे देगा जिससे गर्मी बढ़ जाएगी, उसकी हीट बढ़ जाएगी, हालांकि वो खुद कफ प्रकृति का है, उसको लगेगा कि ये चीज खाने से मुझे अच्छा लगता है, स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, मगर सामने वाले को तकलीफ हो गई। तो वात पित्त कफ सभी के लिए अलग अलग खाने होते। उसी तरह लेफ्ट ब्रेन वाले और राइट ब्रेन वाले, इनकी प्रकृति वृत्ति अलग है। तो ये समझ, ये ज्ञान आपको बहुत हेल्प करता है। आपको बुरा नहीं लगेगा सामने वाला ऐसा व्यवहार कर रहा है, क्योंकि आपको मालूम है उसकी सोच वैसी है, तो बहुत आसानी से स्वीकार होगा। वरना लगते रहेगा मैं उसको पसंद नहीं, शायद कतराना चाहता, वैसा नहीं रहता कुछ भी। ये सिर्फ इंसान की अपनी कथाएं हैं, अज्ञान से उठने वाली कथाएं, जिनको कहा गया मान्य कथाएं। तो मान्य कथाएं चलती रहती है, सच्चाई कोई जानता ही नहीं। इंसान मान्य कथाओं में टहल रहा है, चारों तरफ कथाएं कथाएं चल रही है। अगर सभी की कथाएं आपको सुनाई देती तो आपको पता चलता अरे लोग ऐसा सोचते, और किसी की भी कथा सही नहीं है, सब मान्य कथा है। जब ये आपको पक्का हो जाएगा ना, आप किसी भी कथा को छेड़ने वाले नहीं हो, किसी भी कथा को छेड़ोगे ही नहीं। हाँ चलने दो, हम हाथ नहीं लगाते, किसी भी कथा को छेड़ना नहीं है। जैसे बुदबुदे घूमते ना, किसी ने बुदबुदे छोड़ दिए चारों तरफ, आप बीच में जा रहे हो, बुदबुदे ही बुदबुदे चारों तरफ। कौन से बुदबुदे हैं? घासलेट से बनाए हुए, घासलेट से, राखेल से, केरोसिन से। अब ये बुदबुदे टहल रहे, अगर आप चुपचाप टहल के निकल जाओगे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, पर जैसे हाथ लगाया तो हाथ में बदबू आ जाएगी। तो रूल क्या है? छेड़ो मत किसी भी कथा को। तो अपने अंदर भी कथा उठी ना, तो बिल्कुल स्टैंपिंग मत करना, हाथ मत लगाना उसको। हाँ ठीक है, कथा उठी, खत्म, हम नहीं उसको छेड़ते, तो स्टैंपिंग नहीं होगी। अगर खोज को परिवार में लाया आपने, जिन जिन शब्दों पर आपको खोज करनी है उस पर फ्लावर डालते, नंबर डालते, स्टार डालते कि ये पॉइंट पर मुझे खोज करनी है, इस पर मेरी कथा बनती है कि सामने वाला ऐसा ऐसा है, तो कहना बिल्कुल हाथ नहीं लगाते इसको, वरना अपने हाथों में दुर्गंध आती। दूसरों के बारे में जो भी आपने कथाएं बनाई, उनको छेड़कर क्या मिला आज तक? दुख ही मिला ना, वैसा था ही नहीं। और वैसा था ही नहीं, ये भी कई बार लोग जान ही नहीं पाते। मरते वक्त भी वे यही सोचकर मरते कि मुझे ही गलत लोग मिले, बाकी लोगों को तो अच्छे लोग मिले संसार में, मुझे ही पता नहीं क्यों गलत लोग मिले। तो किसी को कोई गलत नहीं मिला है, जो जरूरत थी वो मिला है, जिसकी जरूरत थी। तो जिसकी जरूरत थी वो मिला है, तो कितना पसंद करोगे इसको? तो बहुत पसंद करोगे, यार इसकी जरूरत थी, ये मुझे मिला है। सिर्फ पता नहीं, पक्का नहीं है, तो इसलिए कह रहे पहले पता करो, पक्का करो। जो मिला है वो आपकी जरूरत है, तो खोज करके पता चलेगा। वरना कब आप जानते कि इस लिमिटेशन में भी अभिव्यक्ति हो सकती है? कब जानते? वरना इन दिक्कतों के बावजूद भी आनंद लिया जा सकता है। आनंद किसी का गुलाम नहीं है, किसी भी परिस्थिति का, इंसान का, घटना का, मौसम का गुलाम नहीं है। हर जगह आनंद लिया जा सकता है, ये संभावना है। खोज करोगे सब प्रकट होगा। तो परिवार में खोज भी करनी है। परिवार का अर्क स्वस्थ रखने के लिए गलती जो होती है, मिसिंग लिंक जो है, हम एक एक पर्सन का स्वास्थ्य देखने लग जाते, बजाय इसके हम अर्क देखें सही है कि नहीं, उसको ठीक करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा।
बिजनेस ठीक नहीं चल रहा किसी का, तो वो देखेगा कि बिजनेस के जो हमने नियम बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं, वो सब ठीक है कि नहीं, कि ऐसा तो नहीं उनमें बदलाव लाने की ज़रूरत है और हम लोगों को चेंज कर रहे हैं, इसको निकालो नौकरी से, इसको निकालो नौकरी से। लोगों को नौकरी से निकाल कर नहीं होगा, वो जो तुमने नियम बनाए परिवार के लिए, अर्क जो है बिजनेस का अर्क, उसको ठीक करो तो बिजनेस अच्छा हो जाएगा। क्योंकि बिजनेस चलाने वाले तो लोग ही है ना, जो लोग हैं चलाएंगे तो वे ही। तो सही ढंग से हम देख पाए कि रोग कहाँ लगता है और हमें कहाँ कार्य करना चाहिए। जहाँ से रोग की स्टार्ट होती है वहीं पर कार्य होना चाहिए। तो कर्मात्मा के उदाहरण से आपको ये सब बातें बताई गई। परिवार शब्द से अपने आप से पूछेंगे आप कि हमारे परिवार में तीनों बातें सही हैं कि नहीं, सेवा लक्ष्य इम्पर्सनल हुआ है कि नहीं, संवाद मंच 1 to 1 भी हम रख पाते हैं कि नहीं, इकट्ठे भी कर पाते हैं कि नहीं, MTC कल्चर हमारे परिवार में है कि नहीं, मीटिंग ट्रेनिंग कल्चर विकास सभी चाहते हैं कि नहीं, एग्रीमेंट है कि नहीं सभी की विकास पर कि सभी विकास करेंगे, सभी एग्री करेंगे। तो इस तरह जो भी बातें आज आई, कई सूक्ष्म बातें भी थी, यहाँ आकर जो सेवा का मौका दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। सर श्री निर्मित स्पिरिचुअल हीलिंग कैंप, शरीर मन स्वास्थ्य की अदृश्य विधियां, एक्सपीरियंस इनर हीलिंग थ्रू मेडिटेशन। इस 2 दिवसीय निवासी रिट्रीट का जरूर लाभ लें। ऐसा महसूस हुआ कि वो सोल जो हिल गया था ना, वो पूरा ही हिल हो गया, उसको ही हीलिंग की जरूरत थी। स्वयं होम्योपैथिक डॉक्टर है, मन के ऊपर ही ज्यादा काम रहता है। सरश्री द्वारा जैसे भी टीचिंग्स आती थी उस पर काम ही हो रहा था। इस MSY के साथ कुछ घटनाएं हुई कि पूरा सोल ही हिल गया। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इसको हैंडल करूं। मतलब ऐसा लगा कि पूरा 0 पर आ गया। इस वक्त क्या करना चाहिए क्या नहीं, बहुत ही सूक्ष्म था, जो पकड़ में नहीं आ रहा था, तो उस पर हीलिंग नहीं हो रही थी। और जैसे भी आज तक जो भी बैकअप तैयार किए हैं या जो भी काम हुआ है सिद्धांतों पर, लेकिन सोल के ऊपर भी बैकअप तैयार करना चाहिए, यह समझ में आया, ये पकड़ में आया। और जैसे सेल मेमोरी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जैसे सेल की भी एक सूक्ष्म मेमोरी है, तो उसको भी हीलिंग देनी है, यह समझ में आया। कि जैसे MSY पेशेंट के साथ डील करता है तो उनके जख्मी यादें सुन कर उसमें अटकना हो, तो वो भी आज की गहराई में शिफ्टिंग मिली। और बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कचरा भरा हुआ है ना, पता नहीं कितने जन्मों की हीलिंग बाकी है। अभी आपने इतनी हीलिंग कराई है, अब मैं अपनी बच्ची को कभी देखती हूँ तो उसमें बहुत सी जख्मी यादें हैं, तो मुझे बहुत बार फील होता है। और इसीलिए यहाँ पर आने का प्रयोजन यही था कि यहाँ पर जाऊंगी तो पूरा क्लियर होकर ही आऊंगी। जो भी है मन में जो जमा हो रहा है उसको साफ कर रही हैं। फिर मेरे भाई को 2 बार अटैक हुआ, तो हर बार उसको देखकर बहुत फील होता है। तो मन में ये कहता है कि हम दूसरों को कैसे हील कर सकते हैं। बच्ची को लेकर भी मन में आता है कि मैं कैसे इसको हील करूं। लेकिन आपने और अच्छी तरीके से अभी एक्सप्लेन किया कि कैसे उनको हील कर सकते हैं। आपने जो इतने अच्छे अच्छे टूल्स दिए हैं सरश्री, ये जो है आपकी जो हीलिंग की पावर, आप अपने आप को कैसे स्वस्थ कर सकते हो। और ये जो यंग जनरेशन के लोगों को इनको देख रही हूँ, लगता है कि सरश्री मुझे उस उम्र में मिले होते तो शायद मैं अपनी बच्ची का पालन पोषण अलग तरीके से करती। अंदर जो हीलिंग हुई है, अंदर जो परिवर्तन हुआ है, और हर बार जो आप एक बात समझाते हो कि तुम शरीर नहीं हो, तो ये जो बात है ये इतनी पक्की होती जा रही है। सरश्री, ये जो अनुभव होते हैं जीवन के, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 17 और 18 मई 2025। ध्यान की शक्ति से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दौलत पाने के लिए आज ही स्पिरिचुअल हीलिंग कैंप के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।